नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं नंदिता वाजपेयी जी, जो ब्यूटी के सेक्टर में काम कर रही हैं। वाराणसी में आपका बीएलसीसी का इंस्टीट्यूट है और जहां बहुत सारी लड़कियां ट्रेनिंग लेके आगे बढ़ रही हैं। असल में आज का जो दौर है वो जिस तरीके से सोशल मीडिया, मार्केटिंग और फोटोग्राफी, वीडियो का दौर है, उस दौर में आपको प्रेजेंटेबल बने रहना ज़रूरी होता है। भले ही आप सरकारी विभाग में काम कर रहे हों, प्राइवेट सेक्टर में हों, या आप अपनी एक दिनचर्या में हो जहां आपकी फ़ोटोग्राफी, वीडियोग्राफी का शौक़ होता हो। और ख़ासतौर पे बहुत सारी पार्टियां भी बढ़ गई हैं। ऐसे में ब्यूटी सेक्टर में जो काम करने वाले लोग हैं उनकी डिमांड बढ़ती जा रही है और इन डिमांड को पूरा करने का काम बीएलसीसी जैसे इंस्टीट्यूट जो नंदिता जी चलाती हैं उसको पूरा करते हैं। एक और ख़ास बात, इस क्षेत्र में काम करने के लिए लड़कियों के लिए बहुत स्कोप है और इन सारी जानकारियों के लिए आज हम बात करेंगे नंदिता जी के साथ। नंदिता जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सो मच शैलेंद्र जी, आपके इस यूट्यूब चैनल के थ्रू आपने मुझे ये अवसर दिया कि मैं आपके इस चैनल के थ्रू नई पीढ़ी और नए बच्चों से जुड़ पाऊँ और उनको इस सेक्टर में जो अवसर मिल रहे हैं रोज़गार के या अपना करियर बनाने के, उसके बारे में हम चर्चा कर पाएँ। जी, धन्यवाद। सबसे पहले तो आप बताइए कि आप इस सेक्टर से कैसे जुड़ी? बहुत ही आयरनिकल स्टोरी है मेरी। हाँ। मैंने बीटेक किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। अच्छा। उसके बाद मैंने एमबीए कंप्लीट किया। मैंने एमएनसी में बैंगलोर में मैंने 2-2.5 साल काम किया है। उसके बाद आई गॉट मैरिड। आफ्टर मैरिज मुझे यहाँ पे ही रिलोकेट होना था लखनऊ में, और ये बात है साल 2008 की। उस टाइम पे यहाँ पर लखनऊ में इतने अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती थी जिसमें कि हम टेक्निकल या इंजीनियरिंग रिलेटेड हम कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देख पाए। हाँ। एक आइडेंटिटी गैप आने लगा जिसकी वजह से हम अपनी डिग्री लेके बैठे हुए हैं और हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, मैं कहीं रिलोकेट नहीं हो सकती। वो एक ऐसा फेज आया जब मैंने अपने आप को दोबारा से, एक इंट्रोस्पेक्शन होता है कि मैं क्या कर सकती हूँ, मेरी क्या पैशन है, मैंने फिर से एक ट्रबल शूटिंग स्टार्ट की। शायद ये मुझे बीटेक करने के बाद ये मेरे जहन में आ गई ये चीज़। हाँ। और मैंने जब ये देखा कि हर लड़की बचपन में कहीं ना कहीं मम्मी की लिपस्टिक या मम्मी की साड़ी पहनना शुरू करती है, और ये स्टार्ट भी बहुत छोटे से हॉबी से हुई थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी इस पद पे या इस औहदे पे पहुंच सकती हूँ, क्योंकि मुझे शायद मैं एक उस फैमिली से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे आपको पढ़ाई लिखाई कर कर एक सरकारी नौकरी खोजनी है। घर वालों का यही प्रेशर था और कहीं ना कहीं मैं शायद उनके प्रेशर को समेट भी रही थी, उसीलिए इंजीनियरिंग करी थी और उसके बाद एमबीए किया। बट जैसे जैसे लाइफ आपको जिस भी टर्न पे लेती जाती है, मेरे शायद डेस्टिनी में कहीं ना कहीं ब्यूटी एंड वेलनेस फील्ड में आना लिखा था। मैंने अपनी शुरुआत एक छोटे से हॉबी कोर्स से की, बट सून आई रियलाइज्ड कि सिर्फ एक हॉबी कोर्स से काम नहीं चलेगा, ना एक डिग्री के टुकड़े से काम चलेगा। आज की डेट में अगर आपके हाथ में हुनर नहीं है, स्किल नहीं है, आप बहुत ही अधूरे और इनकम्प्लीट होते हो। और ये मेरी बिगनिंग थी। मैंने उसके बाद एज अ फैकल्टी मैंने एडवांस कोर्सेज में एनरोल किया। फिर मैं ट्रेनर बनी। मैं वीएलसीसी में ही ट्रेनर की तरह मैंने काम किया है 4-5 साल। देन आई क्लाइम्ड अप द कॉर्पोरेट लेडर। मुझे बहुत ही अच्छे मेंटर्स मिले जिनकी वजह से मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर में काम किया। आई वॉज ऑडिटर पैन इंडिया लेवल पे। मैं टेक्निकल मैनेजर थी वीएलसीसी के। सारे इंस्टीट्यूट्स का ऑडिट करना, उनकी फैकल्टीज़ की ट्रेनिंग लाइनअप करना, तो ये सारी चीज़ें मैं देखती आ रही हूँ और इसी से मेरी जर्नी की शुरुआत। तो कब बीएलसीसी आपने वाराणसी में खोला? वाराणसी के वीएलसीसी की शुरुआत हमने अप्रैल 2024 में की थी। उसको 2 साल कंप्लीट हो रहे हैं। अच्छा, कैसा अनुभव वहाँ का है? अगर मैं पर्सनली बात करूँ तो ये बहुत ही हाई सेटिस्फाइंग जॉब है, क्योंकि मैंने जिन बच्चों का एडमिशन किया है, मुझे एक एक बच्ची की स्टोरी पता है। कैसे वो जो आइडेंटिटी गैप मेरे अंदर जो आया था, सेम वही गैप मैं उनमें देखती हूँ। और 3 से 4 महीने के अंदर मैं जब उनको जॉब करता हुआ अपने पैरों पे खड़े होता हुआ देखती हूँ, तो एक अलग सा ही सेटिस्फैक्शन, एक सुकून मिलता है कि शायद मैं सोसाइटी को कुछ दे पा रही हूँ।
अच्छा, किस तरीके के कैरियर हैं इसमें? लड़कियां क्या क्या कोर्स करके ब्यूटी सेक्शन में जा सकती हैं? जी, देखिए होता क्या है कि जो स्किल और ब्यूटी के जो वेलनेस इंडस्ट्री है, हाँ। इसमें बहुत सारी कैटेगरीज आती हैं, जैसे कि मेकअप, हेयर, नेल, न्यूट्रिशन, स्पा, एस्थेटिक्स। तो बच्चे के कैलिबर के अकॉर्डिंग, बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हम एक स्किल मैपिंग करते हैं। अगर बच्चे का इंटरेस्ट मेकअप में है या स्किन में है या नेल्स में है या वो कॉस्मेटोलॉजी की फील्ड में जाना चाहते हैं, जहाँ पे उनको कॉम्बो कोर्सेज हम प्रोवाइड करते हैं, जिसके थ्रू वो 6 महीने के अंदर अपनी फ्रीलांसिंग की बुकिंग्स लेना स्टार्ट कर देते हैं, अपने अच्छा। पैरों पे खड़ा होना स्टार्ट कर देते हैं। जी। इनके लिए क्या जो बजट है बच्चे का क्या होना चाहिए? एजुकेशन की क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं? जी, देखिए क्वालिफ़िकेशन, अगर मैं प्री क्वालिफ़िकेशन की बात करूं तो ये स्किल बेस्ड कोर्सेज में हमारे 8th पास के अबव कोई भी बच्चा इसमें आ सकता है। बजट अगर आप लेके चल रहे हैं, हमारे कोर्सेज स्टार्ट हो जाते हैं 25,000 ऑनवर्ड्स। बट अगर आप इसको प्रोफेशनल लेवल पे लेके जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप एक 50-60,000 का बजट लेके चलिए, जिसमें कि आप 6 से 7 महीने लगाकर प्रैक्टिस कर फ्रीलांसिंग करके आप अपना रोजगार स्टार्ट कर देते हैं। आज की तारीख में देखा गया है कि जो ऑनलाइन ऐप्स हैं उनके जरिए ये अवसर बहुत मिलने लगे बच्चों को कि मेकअप आर्टिस्ट को लोग बुला लेते जी हैं। जी जी। तो ये सोशल मीडिया के दौर से क्या बदलाव दिखा है इस इंडस्ट्री को? मैं ये कहूँगी कि सोशल मीडिया के दौर ने ही इसको एक बूम दिया है। हाँ। क्योंकि मैं अगर बात करूं, मुझे याद है जब कोविड का पीरियड आया था, जिस टाइम पे शायद शादियों में लिमिटेड 40-50 लोग का ही अलाउड थे, कि इतने ज़्यादा गैदरिंग हम नहीं अलाउ करते थे, उसमें से भी मेकअप आर्टिस्ट अपनी जगह बना लेते थे। वेडिंग के सीजन्स में मैंने खुद मेकअप किए हैं, पूरा हाथ पैर मुंह कवर करके किया अच्छा। है। तो अब आप समझ सकते हैं कि इतने सारे स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स होने के बाद भी लोग ब्यूटी एंड वेलनेस का साथ नहीं छोड़ते हैं। उनकी वंस इन अ लाइफ टाइम मोमेंट होता है, जिसको वो पूरी तरीके से एक याद, एक मेमोरी की तरह देखते हैं। मेरी अगर शादी है या मेरी बहन की शादी है, तो मैं जहाँ ज्वेलरी, कार और कपड़ों पे इन्वेस्ट करूँगी, कहीं ना कहीं मैं मेकअप पे भी इन्वेस्ट करूँगी। दूसरा, सोशल मीडिया के दौर से ये बदलाव आया है कि पहले जो सोशलाइजिंग हम लोग मिलजुल के करते थे, अब वो ऑनलाइन चैटिंग होने लगी है, या हम वीडियोस, और जो बहुत सारे बच्चे हैं जो आजकल व्लॉगिंग करते हैं, जिसके थ्रू वो अपने ट्यूटोरियल्स स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं कहूँगी कि सोशल मीडिया के थ्रू बहुत अच्छा बूम मिला है इस इंडस्ट्री को। और कुछ तो हमारी जो ग्रूमिंग सर्विसेज होती हैं, जो कि आपकी बेसिक नेसेसिटी है, जैसे मुझे हेयर कट लेना ही लेना है, मुझे पेडिक्योर, फेशियल, आमतौर पे हर एक घरेलू महिला महीने में एक बार पार्लर जाके अपनी बेसिक सर्विसेज ले लेती है। अब लोगों का शिफ्ट थोड़ा एस्थेटिक्स की तरफ आ रहा है। अच्छा। मैं अब ऐसे सर्विसेज में जाना चाहूँगी जहाँ मुझे बहुत ज़्यादा टाइम ना देना पड़े, जिसको हम बोलते हैं एस्थेटिक्स। अब एक ब्यूटिशियन से हटके एस्थेटिशियन की तरफ एक शिफ्ट आया है, जिसमें कि मुझे कुछ केमिकल पील्स कहते हैं, या आप कुछ सेमी परमानेंट मेकअप जिसको बोलते हैं, जो मेकअप आपके स्किन पे 2.5 से 3 साल तक लास्ट करता है। परमानेंट मेकअप टाइप, जिसमें आपको 2-3 सेशंस लेने पड़ते हैं, और आप हमेशा कैमरा रेडी हैं, आप हमेशा अपने सोशल गैदरिंग्स के लिए रेडी हो जाते हैं। अच्छा। तो ये शिफ्ट मैं देख पा रही हूँ। अच्छा, इस चीज़ों का आपकी स्किन पे कोई प्रभाव, बुरा प्रभाव तो नहीं पड़ता? देखिए, हर चीज़ को यूज़ करने का एक तरीका होता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, बट अगर आपको उसको यूज़ करना, चलाना आता है, तो वही चीज़ आपके लिए हथियार बन जाती है। अदरवाइज वही चीज़ आपको बहुत हानिकारक हो जाती है। अगर हम डे टू डे मेकअप की बात करें, क्योंकि लगभग सबको ज़रूरत पड़ती है, कुछ ऐसी चीज़ें आप बता सकें दर्शकों को, जो लोग वीडियो देख रहे हैं, कि जिससे वो अपना डे टू डे में कुछ कर सकते हैं? हाँ जी, सबसे पहले मैं एक बहुत ही बेसिक बात बताना चाहूँगी कि भले ही आप मेकअप नहीं करते हो, बट आपका स्किन केयर, आपका जो बॉडी केयर है, उसका एक रूटीन होता है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप्स आते हैं क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग एंड प्रोटेक्शन। आपको ज़रूरत है अपने स्किन टाइप को आइडेंटिफाई करने की, कि मेरा स्किन टाइप ऑयली है, ड्राई है, कॉम्बिनेशन की तरफ जा रहा है, और कैसे मैं इसको मॉइस्चराइज रखूँ, कैसे मैं इसको सन की यूवी रेज से प्रोटेक्ट करूँ। ये तो बहुत बेयर मिनिमम है। मेरी शायद बेटी है, वो 10th क्लास में, वो भी CTMP करके ही स्कूल के लिए नर्स को भेजती हूँ। इतना स्किन केयर तो बेसिक है। इसके बाद आता है मेकअप, ये तो आपका स्किन केयर का पार्ट हो गया। कई बार लोगों को कहना है कि जब हमें
स्किन केयर की अभी ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी हम यूथ है। जी। जब हमारी एज 30, 35, 40 होगी तब स्किन केयर कर लेंगे। आप इस थ्योरी से कितना संतुष्ट हैं? देखिए, मैं बोलती हूँ प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर आप समय रहते अपनी चीज़ों को अपनी लाइफ में एक डिसिप्लिन, एक रूटीन फॉलो करना शुरू कर देते हैं, तो जो एजिंग आपकी 40 साल में होने वाली है वो डिले होके 45 साल तक शिफ्ट हो जाती है। एक बार आपके फेस पे या आपकी बॉडी पे एजिंग के इफ़ेक्ट्स आने लगते हैं, तब उसको रिपेयर करना या उसको रिवर्स करना पॉसिबल मुश्किल हो जाता है। जी, उसको पॉसिबल थोड़ा डिफिकल्ट होता है। आजकल बड़ा ट्रेंड चला है नाइट क्रीम, सीरम्स का, जी। कुछ उसके बारे में बताइए। नाइट क्रीम्स बेसिकली इनका कॉन्सेप्ट ये है कि जब हम स्लीप मोड में होते हैं, हाँ। उस टाइम पे हमारी बॉडी ऑटोमेटिक एक रिपेयर मोड में चली जाती है। बहुत सारे क्रीम्स, बहुत सारे सिरम्स मार्केट में अवेलेबल हैं अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप, अकॉर्डिंग टू योर नीड। आपका स्किन कंसर्न क्या है, सपोज आपको एक्ने है या पिगमेंटेशन है या रिंकल्स की प्रॉब्लम है, उनके अकॉर्डिंग्स आप किसी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसर्न करके, उनसे कंसल्ट करके आप अपने फेस पे वो अप्लाई करो। अच्छा, अभी समर का सीजन चल रहा जी। है, स्किन के लिए सबसे नुकसानदेह समर होता है। जी। कैसे अपने को बचाएं महिलाएं? सबसे पहला इम्पॉर्टेंट, समर्स में अपने आप को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा हम स्किप करते हैं वाटर को। प्लीज़ अपने वाटर का इनटेक बढ़ाएं, चाहे वो जूस के फॉर्म में हो या कोई भी किसी भी प्रकार का फ्लूइड आप अपनी बॉडी में लें। दूसरा, अपनी स्किन को हम मॉइस्चराइज करना भी भूल जाते हैं, शायद हम स्वेटिंग की वजह से, या हमें लगता है कि स्किन में हमें समर्स में हमें नीड नहीं है, बट ये एक कॉमन मिथ है। समर के सीज़न में भी आपको मॉइस्चराइजेशन की, प्रोटेक्शन की बहुत नीड होती है, तो हाइड्रेट रखिए और SPF का यूज़ करिए। सनस्क्रीन में अलग अलग SPF होते हैं, जी। किस जो स्टैंडर्ड है कौन सा यूज़ करना चाहिए? देखिए, इंडियन स्किन टोन के लिए, या मैं बोलूँ इंडियन वेदर को जो सूट करता है, उसके लिए आपका 30 से 50 के बीच का जो SPF होता है वो सूटेबल होता है। इसके बाद ये भी डिपेंड करता है कि आपका सन का एक्सपोजर का टाइम क्या है। आप 10 से 20 मिनट तक के लिए एक्सपोज होते हैं, या आपका फील्ड वर्क ही है, आपका एक्सपोजर ज़्यादा है, तो आपको SPF बढ़ाना भी पड़ सकता है और उसको थोड़े टाइम के बाद आपको रिपीट भी करना पड़ सकता है। कई लोगों का कहना है कि जिन लाइट्स में हम अंदर भी रहते हैं, बिल्कुल, उसका भी इफेक्ट पड़ता है। ये जो इंडोर लाइट्स हम ऑफिस में वर्क करते हैं, उनका भी बहुत हार्मफुल इफेक्ट होता है। इसलिए हम सोचते हैं कि SPF सिर्फ दिन में ही लगाना ज़रूरी है, बट ऐसा नहीं है, आपको राउंड द क्लॉक SPF यूज़ करना पड़ सकता है। नंदिता जी, जब इस हम इंडस्ट्री की बात करते हैं तो एक स्किल डेवलपमेंट का आता है, जिसके ज़रिए लड़के लड़कियां आगे बढ़ते हैं। जी। तो इसमें जो सर्टिफिकेट मिलते हैं और किस तरीके का स्किल डेवलपमेंट होता है? जी। अगर मैं VLCC की बात करूं तो VLCC इज़ NSDC अप्रूव्ड। ये नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा जो भी हमारे सर्टिफिकेट्स होते हैं, उनके थ्रू ये मान्यता प्राप्त होते हैं। कहीं ना कहीं जब आप आगे वर्क करते हो या जॉब करते हैं, इवन अगर आपको अपना सैलून ओपन करना है या कोई क्लिनिक ओपन करना है, वहाँ पर ये बहुत ही हेल्पफुल है। आप एक स्किल में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मेरा रिक्वेस्ट आपसे यही है कि आप किसी ऐसे इंस्टीट्यूट से एनरोल करिए या उस इंस्टीट्यूट को चूज़ करिए जहाँ पर आपके पास एक अच्छा सर्टिफिकेट, जो कि वैलिड सर्टिफिकेट हो, जिसके थ्रू आप इंडिया तो क्या अब्रॉड भी जाके वर्क कर सके, तो वहाँ पे आप उसको प्रेफरेंस देंगे, वो आपके करियर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। कुछ आप अपने बारे में, आपने इतना संघर्ष किया, संघर्ष की बहुत अच्छी अच्छी हम लोगों ने बातें कर ली, इसके पीछे कुछ कभी कोई मुश्किल आई हो, कैसे उसका मुकाबला किया? देखिए, लाइफ में तो मुश्किलें चलती ही रहती हैं। अगर आप मुझसे पूछेंगे या किसी भी इंसान से पूछेंगे, एक स्टोरी उसके पास होती है। बट कहीं ना कहीं मुश्किलों से लड़ना ही हमें सिखाया गया है। मुझे मेरे पेरेंट्स ने हमेशा यही सिखाया कि लाइफ इज़ फुल ऑफ स्ट्रगल्स। आप इसको अगर बेड ऑफ रोजेस मान के चलोगे, आप उसको रोमांटिसाइज करने लगोगे, तो आप हमेशा एक फैंटेसी में जी रहे हो। लाइफ में आपको हर मोड़ पे आपको रेडी रहना है। मेरे पास ऐसी बच्चियां आई हैं जो इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेती हैं, बट बहुत फाइट करके वो आती हैं। उनके लिए एक स्टिग्मा, मोस्टली क्या होता है कि इस सेक्टर से मैंने देखा है कि एक स्टिग्मा अटैच्ड है या स्टीरियोटाइपिंग है कि अगर आप ब्यूटी का कोर्स करोगे तो शायद आप मसाज कर रहे हो या फेशियल कर रहे हो, ये कोई करियर नहीं है। मैं उनको कहना चाहूँगी कि सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो आपको पहले एक लड़ाई अपने आप से लड़नी है कि आपको अपने आप को रुकने नहीं देना है। दूसरी
या समाज से लड़ाई होती है कि आपको अपने लिए स्टैंड लेने के लिए थोड़ा सा स्ट्रांग होना पड़ेगा, थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पर हमें समाज से वो स्टिग्मा हटाना है कि ये एक विकल्प नहीं है। मोस्टली ब्यूटी एंड वेलनेस को लोग एक वैकल्पिक पढ़ाई की तरह देखते हैं कि ये लास्ट रिजॉर्ट है, मेरा कहीं कोई जॉब नहीं लगा तो मैं वैकल्पिक पढ़ाई की तरह चलो सैलून खोल लेते हैं, चलो बुटीक डाल लेते हैं। बट ऐसा नहीं है। आज की डेट में स्किल होना हाथ में बहुत ज़रूरी है, चाहे किसी भी फील्ड में हो। मैं ये नहीं कह रही कि आप ब्यूटी एंड वेलनेस में ही आइए, बट जितने भी स्किल्स जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, आप उसको अगर पकड़ के चलोगे तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है। मुझसे बहुत लोग बोलते हैं कि अनएम्प्लॉयड हूँ मैंने MBA किया है, मैंने BTech किया है, मेरी जॉब नहीं लग रही है। 4 साल 5 साल की पढ़ाई करने के बाद अगर आपकी जॉब नहीं लग रही है, इसको मैं एक स्किल गैप की तरह देखती हूँ। शायद आपके कम्युनिकेशन स्किल्स का गैप है, शायद आपके हाथ में कंप्यूटर स्किल्स, एडिटिंग, मार्केटिंग, बहुत सारे स्किल्स होते हैं। आप प्लीज़ इन पे वर्क करो। अपने स्किल गैप को जब आप दूर करोगे, आप इररिप्लेसेबल हो जाते हो, इंडिस्पेंसिबल हो जाते हो। क्योंकि टेक्नोलॉजी का ज़माना है और जिसके हाथ में टेक्नोलॉजी है बिल्कुल वही मालिक। बिल्कुल। इवन ब्यूटी भी अब पूरा एक कॉम्बिनेशन है टेक्नोलॉजी के साथ, क्योंकि ब्यूटी सिर्फ एक ब्यूटी, हम मेकअप या हेयर केयर की बात नहीं कर रहे हैं, इसके पीछे भी एक साइंस होती है। आप वाई एंड हाउ जब देखना शुरू कर देते हो हर चीज में, शायद मुझे ये मेरी इंजीनियरिंग स्किल से ही आया है कि कैसे क्यों आप कॉस्मेटिक की पढ़ाई कर रहे हो तो कॉस्मेटिक साइंस, आप केमिस्ट्री के साथ साथ कॉस्मेटिक साइंस भी पढ़ सकते हो, जिसमें कि आपको प्रॉपर प्रोडक्ट नॉलेज मिलती है। आप किस तरीके के प्रोडक्ट्स ऑयली स्किन पे लगाओगे, वाटर प्रूफ, स्वेट प्रूफ, कैसे ये प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो जैसे कि अभी पहला आपका सवाल था कि इसमें क्या क्या करियर होते हैं। हम समझते हैं कि ब्यूटी एंड वेलनेस में कोर्स करने के बाद आमतौर पर हम एक ब्यूटिशियन बन सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज होती हैं। आप प्रोडक्ट ट्रेनर बन सकते हैं, जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट होते हैं जहाँ पे R&D हो रहा होता है, आप कॉस्मेटिक साइंटिस्ट बन सकते हैं, आप टीचर बन सकते हैं, ट्रेनर बन सकते हैं, आप ब्लॉगर बन सकते हैं। इवन गवर्नमेंट की जो 2020 की न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी, उसके तहत बहुत सारे वोकेशनल कोर्सेज को CBSE बोर्ड ने मैंडेटरी करा था, जिसमें स्किल एंड ब्यूटी एक सब्जेक्ट था, एंड इट इज द थर्ड मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट्स। मतलब क्लास 6 ऑनवर्ड्स आपको ब्यूटी एंड वेलनेस का थोड़ा थोड़ा बुकलेस पढ़ाई जो होती है वो करना स्टार्ट कर दिया गया। इसका फायदा ये होता है कि आपको बेसिक अपनी हाइजीन, अपनी बॉडी केयर, अपना हेयर केयर, आपको इतनी बेयर मिनिमम नॉलेज आ जाती है। जो चीज़ें आप साइंस की या बायो की आप पढ़ते हो कि सेल्स कैसे वर्क करते हैं या सेल स्ट्रक्चर क्या होता है, यही चीज़ें जब आप ब्यूटी के साथ क्लब करते हो, यही आपकी कॉस्मेटिक साइंस बन जाती है। तो दोस्तों, ये थी नंदिता जी के साथ हमारी बातचीत। हमें उम्मीद है कि आपने ये पूरी वीडियो सुनने के बाद आपको ब्यूटी इंडस्ट्री के बारे में जो एक सामान्य नज़रिया होता है कि ब्यूटी का मतलब पार्लर है, वो बदल गया होगा। आज ब्यूटी का मतलब सिर्फ पार्लर नहीं है, उसके साथ एक पूरी दुनिया जुड़ी हुई है जो प्रोडक्ट तैयार करने से लेके और कस्टमर तक पहुंचाने, उन पे अप्लाई करने तक का काम करती है जी। और कुछ आप कहना चाहती हैं? देखिए, मैं 3 बातें कहना चाहूँगी आपको। पहली तो सारी लड़कियों से मेरी यही गुजारिश है कि आप लोग फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को चूज़ करिए। आज की डेट में अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हैं, आपको लाइफ पे नहीं पता कि किस मोड़ पे कैसे स्ट्रगल्स आएंगे और आप उनके लिए तैयार भी नहीं होगे। तो पहली मेरी रिक्वेस्ट होगी, सारे माता पिता, गार्जियन, सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ महिलाओं को आगे बढ़ने का अवसर दीजिए। सिर्फ ये मत सोचिए कि लड़की अगर आगे बढ़ गई तो कल को मेरी बात नहीं सुनेगी, जो कि कॉमन मैं ये प्रॉब्लम देखती हूँ, चाहे वो मदर इन लॉज की साइड में हो, चाहे हस्बैंड्स हो, चाहे ब्रदर भी हो। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी है। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप कोई भी कोर्स या स्किल में बढ़ रहे हैं, प्लीज़ उसके सर्टिफिकेशंस को चेक करिए। सिर्फ सस्ते के पीछे मत भागिए कि ये कोर्स सस्ता है या ये मुझे सस्ता पड़ गया। सस्ता शायद आपको आगे चल के वो महंगा पड़ेगा। तीसरा मैं आपको कहना चाहूँगी कि आप कभी भी लाइफ में जितने भी हर्डल्स या रुकावटें आती हैं, प्लीज़ फेस देम विद करेज। स्किल आपके साथ एक ऐसी हथियार है आपका जो पोर्टेबल है।
आप इसको कहीं भी कैरी करके जा सकते हो, आपसे कोई छीनने नहीं वाला है। सो डू इन्वेस्ट इन योर स्किल्स। थैंक यू नंदिता जी, आपका। थैंक यू सो मच। और दोस्तों आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप इतने लंबे समय तक हम लोग के साथ बने रहे। धन्यवाद।